नमस्कार, मैं हूं अवनी चौधरी और आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश आज। चलिए नजर डालेंगे यूपी की टॉप 10 खबरों पर। मैनपुरी लोकसभा के उपचुनाव में अखिलेश यादव और शिवपाल सिंह यादव की संयुक्त रैली ताखा में थी। रैली के दौरान शिवपाल सिंह यादव ने अखिलेश यादव को छोटे नेताजी की उपाधि दे दी। जनता से उन्होंने कहा है कि हम चाहते हैं कि अखिलेश यादव को लोग छोटे नेताजी के नाम से संबोधित करें। गौरतलब है, आज मैनपुरी लोकसभा चुनाव के लिए अखिलेश यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी व शिवपाल सिंह यादव प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने चुनावी जनसभा को संबोधित किया, जिसमें सपा प्रत्याशी डिंपल यादव के वोट मांगे। साथ ही मंच से चाचा शिवपाल सिंह यादव ने भतीजे अखिलेश यादव सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष को छोटे नेताजी की उपाधि दी। हमारी जो प्रत्याशी है डिंपल यादव, हमारे परिवार की बहू है और पूरे समाजवादियों की हमारी बहू है और इस चुनाव में मैदान में और इतनी बड़ी जीत दिला देना दूर दूर तक विपक्षियों का पता न चले। और इसलिए मैं अखिलेश से भी कहना चाहता हूं, मैं आपका करैल का भाषण सुन रहा था। आपने कहा था, आपने करैल में कहा था, नेताजी जैसा आज राजनीति में कोई भी नहीं। तो मैं यहाँ की जनता से के सामने कहता हूँ, नेताजी से यहाँ की जनता पूरे इटावा मैनपुरी के कहती थी बड़े मंत्री और हमसे कहते थे छोटी मंत्री। ये बात कहते थे। यहाँ की जनता को नेताजी से बहुत प्रेम था। बोलो, प्रेम था। आपको भी बहुत। आपने यहीं तक नहीं, धरती पुत्र है, आप सब लोगों ने नेताजी को बनाया। और यहीं तक नहीं, कुछ नारे याद हैं जिसका जलवा कायम है, जिसने कभी न झुकना सीखा। तो नहीं, आदर्शों पे तो हमें चलना है। नेताजी के आदर्श पर मैंने कहा हमें चलना है। तो हम अखिलेश से यही कहेंगे, नेताजी से तो नेताजी कहते ही थे, हम चाहते हैं अखिलेश यादव तुमसे छोटे नेताजी। यहाँ की जनता, पूरे उत्तर प्रदेश की जनता और पूरे हिंदुस्तान की जनता छोटे नेताजी के नाम से पुकारे। मैं ये कहना चाहता हूँ। बांदा जनपद के बबेरू कस्बे में भारतीय जनता पार्टी ने नगरीय किसान सम्मेलन का आयोजन किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष की अध्यक्षता पर संपन्न किया गया। वहीं नगर निकाय चुनाव को लेकर चर्चा किया और डबल इंजन के सरकार को अब ट्रिपल इंजन के सरकार बनाने पर जोर दिया। मामला बबेरू कस्बे के कमासीन रोड स्थित श्री मरीज हॉल का है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा नगरीय किसान सम्मेलन का आयोजन किसान मोर्चे के जिला अध्यक्ष विजय विक्रम सिंह की अध्यक्षता पर संपन्न हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष कमलावती सिंह व वशिष्ठ अतिथि किसान मोर्चा क्षेत्रीय अध्यक्ष बाल मुकुंद शुक्ला एवं जिला पंचायत अध्यक्ष सुनील सिंह पटेल रहे। वहीं इस नगरीय किसान सम्मेलन पर संबोधित करते हुए कहा है कि देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किसानों के लिए नई योजना लागू की है। किसान दुगना आमदनी की ओर तेजी से बढ़ रहा है। वहीं आह्वान किया है कि डबल इंजन की सरकार को अब ट्रिपल इंजन की सरकार बनाना है, तभी गली मोहल्ले में विकास दिखाई देगा।
वहीं पिछले बसपा और सपा की सरकार पर भी निशाना साधते हुए कहा है कि पहले की सरकारों पर दलाल दलाली करते थे, अब भाजपा के सरकार में दलाल कहीं दिखाई नहीं देते, जिससे सीधा सीधा किसानों और व्यापारी और गरीबों को लाभ मिल रहा है। यहाँ पर हमारे विधानसभा की दृष्टि से सभी किसान भाइयों और बहनों का समागम था और जिस तरह से केंद्र में और प्रदेश में हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी जी के द्वारा जो किसानों को लाभ दिया गया है और जो उन लाभ को ले रहे हैं, आज इस निकाय के चुनाव की दृष्टि से इस सम्मेलन में लोगों ने अपनी बात रखी है। खाद की बहुत किल्लत हो रही है, इसमें क्या कहेंगे? बहुत ज़्यादा जीएसटी खाद नहीं मिल पा रही किसानों को, सुबह से लाइन लगाए रहते हैं मगर खाद नहीं मिल पा रही। नहीं, ऐसा नहीं है, अभी हमें जानकारी में नहीं है। ऐसे जानकारी में होगा तो मैं बात करूंगी। और किसान खुशहाल है, किसान अच्छे से काम कर रहा है। खाद की समस्या को लेकर ओलन में अभी चक्का जाम भी किसान किए। चलिए मैं पता करूंगी तो फिर बताऊंगी। बबेरू में नगर निकाय किसान सम्मेलन जो हमारी भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा उत्तर प्रदेश द्वारा एक हमें निर्देश मिला कि प्रत्येक नगर पंचायत पर किसान सम्मेलन करवाने, और प्रमुख उद्देश्य हम लोगों का ये है कि किसानों की जिस कार्य के लिए सरकार चाहे केंद्र की हो चाहे प्रदेश की हो, हमारी सरकार प्रतिबद्ध है कि किसानों की आय दोगुनी करनी है और किसानों को समृद्ध बनाना है। उसी परिप्रेक्ष्य पर क्योंकि नगर पंचायत चुनाव भी सामने आ रहे हैं, उसी संदर्भ में आज यहाँ हमारे नगर पंचायत बबेरू में किसान सम्मेलन में अपनी आदरणीय प्रदेश उपाध्यक्ष और जिला प्रभारी श्रीमती कमलावती सिंह जी, अपने क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री बाल मुकुंद शुक्ला जी, किसान मोर्चा के श्री संजय सिंह जी जिलाध्यक्ष जनपद बांदा, अन्य जिला एवं क्षेत्रीय पदाधिकारी यहाँ इकट्ठा हुए और इस कार्यक्रम का संयोजन इस कार्यक्रम के संयोजक आदरणीय शिवविलास शर्मा जी जो अपने किसान मोर्चा के मीडिया प्रभारी हैं जिला के, और सभी नगर के जो भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा परिवार के सभी कार्यकर्ताओं को इस सफल आयोजन के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं कि अपने सम्मानित नगर के सभी किसान बंधु, खासकर मातृशक्ति जिसकी संख्या सैकड़ों पर रही, मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूं। इस सब खबर की धड़कन समझते हैं हम, हालात की संजीदगी जानते हैं हम, एहसास है देश और दुनिया देख रही है हमें। जिम्मेदारी जितनी शासन की उतनी आम हिंदुस्तानी की, क्योंकि हम हैं भारत आज सबसे आगे। बांदा में इस वर्ष चोरों ने नलकूपों पर लगे 300 ट्रांसफार्मरों में से करीब 1 करोड़ का तेल चुरा लिया। इस कारण ट्रांसफार्मर फूक गए और नलकूप ठप हैं। किसान फसलों की सिंचाई के लिए परेशान हो रहे हैं। बिजली विभाग को क्षतिग्रस्त ट्रांसफार्मर बदलकर नए रखने पड़ेंगे। जिले में से ट्रांसफार्मर में तेल चोरी के सबसे अधिक घटनाएं चिल्ला पलानी, तिंदवारी, जसपुरा थाना क्षेत्र में हुई है। चोरों ने राज्य की और प्राइवेट नलकूपों को निशाना बनाया है। राजकीय नलकूपों में भारी क्षमता के मोटर पंप लगने से इनमें कम से कम 65 केवी के ट्रांसफार्मर लगाए जाते हैं। अभियंताओं के मुताबिक एक ट्रांसफर में से 150 लीटर तेल आता है, जबकि प्राइवेट नलकूपों के छोटे ट्रांसफार्मर में 800 लीटर तेल भरा जाता है। जिले में खराब ट्रांसफर में बदलने का काम बिजली विभाग की मेंटेनेंस यूनिट करती है। अवर अभियंता रविकांत ने बताया है कि इस वर्ष जिले में करीब 300 ट्रांसफार्मरों से तेल चोरी हुआ है। कई ट्रांसफार्मरों में तेल निकलने के बाद नलकूप चलाने से फुक्कर कबाड़ हो गए। विभाग की मनमानी तो चालू वित्तीय वर्ष में ट्रांसफार्मरों से 45,000 लीटर तेल चोरी हुआ है। दूसरा ट्रांसफार्मर पहुंचाने और क्षतिग्रस्त एक ट्रांसफार्मर वापस लाने में ठेकेदार को 5,000 का भुगतान करना पड़ा। इसके अलावा ट्रांसफार्मरों की मरम्मत और दोबारा तेल डालने में 70,000 खर्च होंगे। चोरी होने का ट्रांसफार्मर से क्या है पूरा मामला, किस तरह से ये चोरी हो रही है? इसके लिए मैं बताना चाहूँगा, सामने इसके लिए सबसे बड़ा मुख्य कारण ये है, जो जितनी भी हमारे यहाँ बांदा क्षेत्र में ट्यूबवेल हैं, सरकारी ट्यूबवेल हैं, उन पे जो ऑपरेटर तैनात किए गए हैं वो मौजूद नहीं रहते हैं, वो ऑपरेट नहीं करते वहाँ पर रह के।
वो जो ऑपरेट करता है, जो वहाँ के किसान हैं वही ऑपरेट करते हैं। मुख्य कारण यही है जो वहाँ से तेल चोरी होता है ट्रांसफार्मरों का। कितना माल चोरी हो चुका है अब तक? अब तक जैसे मैं तो अपने केवल पावर हाउस का बता पाऊँगा। मेरे पावर हाउस से जो संबंधित मतलब जितने भी मतलब सरकारी ट्यूबवेल हैं उसमें लगभग आए दिन किसी न किसी ट्रांसफार्मर का तेल चोरी होता रहता है। 300 लगभग 300 संख्या बताई जा रही, तो क्या सही है? हाँ, ये संख्या सही, क्योंकि हमारे जो मेरे पास 2 पावर हाउस, चिल्ला और पलरा में लगभग 10 ट्रांसफार्मर तेल चोरी हुए हैं। जी। और उनकी FIR भी कराई जाती है। हाँ। ट्यूबवेल ऑपरेटर को भी कहा था कि आप लोग भी FIR सी कराइए, वहाँ पे रहिए, वहाँ से रह कर आप ऑपरेट करिए। अगर नहीं रखिए, क्योंकि यहाँ पे जो ज़्यादातर ट्यूबवेल जो हैं ज़्यादा जंगली एरियो में हैं, जो दूर दराज इलाकों में हैं, इसलिए वहाँ पे रात में कोई पहुंच नहीं पाता अली, तो इसलिए तेल चोरी हो रहे हैं वहाँ पर। सर, आप कह रहे थे कि ऑपरेटरों की कमी है, कार्रवाई कैसे करवाते हैं उनके ऊपर? ऑपरेटर के इसमें तो हम कार्रवाई कर नहीं सकते ऑपरेटर के ऊपर। जो जल निगम या जो भी ट्यूबवेल का विभाग है ट्यूबवेल का, वो वहाँ वो लोग आप कार्रवाई करेंगे। हमारा तो है नहीं, हम तो केवल ना कहते कि भैया आप लोग वहाँ पर रह के ऑपरेट करते नहीं, बाद में कहते तेल चोरी होता है। ग्रामीण द्वारा ऑपरेट कराए जाते हैं। और जैसे FIR करते हैं, कहते हैं FIR नहीं होती। क्यों नहीं FIR होगी FIR, नाम जो अज्ञात में तो FIR हो ही जाती है। अच्छा। हाँ, और जैसे कि ट्रांसफार्मर जब डैमेज होता है तो खुद कंप्लेन नहीं करते हैं, ग्रामीण वासियों से कंप्लेन कराते हैं कि खुद पावर हाउस से कंप्लेन करें कि ट्रांसफार्मर डैमेज हो गया है। इस टाइप से तो लापरवाही कहीं ना कहीं जी यहीं की है। हाँ, आपके विभाग के? नहीं, ट्यूबवेल वाले विभाग के ज़्यादातर। हाँ, क्योंकि हमारा लाइन में हर ट्यूबवेल तो पहुंचेगा नहीं। आपके यहाँ जो करंट चलता रहता है कंटिन्यू, फिर वो कैसे फॉल्ट करके कैसे? फॉल्ट नहीं, जैसे हमारे यहाँ क्या रोस्टर होता है ना, 4 घंटे की रोस्टिंग होती है, तो 4 घंटे में लाइन तो बंद ही रहेगी। और वो अपना जाके कहीं ट्रांसमिशन एंड से पता कर लेते हैं जिनको चोरी करना हुआ तेल, कि भाई यहाँ 2 घंटे बंद रहेगी सप्लाई, उतने में खेल कर जाते हैं वो लोग। हर साल ये होता है? हर साल होता है। क्या नाम है आपका पूरा? मेरा नाम विकास कुमार बिंद, जय चिल्ला पलरा, जय। रामपुर पहुंचे आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद 2 दिवसीय दौरे के दौरान रामपुर में रहकर सपा प्रत्याशी आसिम राजा के लिए डोर टू डोर कैंपेन करेंगे वोट अपील। रामपुर पहुंचकर अंबेडकर पार्क में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर मीडिया से बात की। 2 दिवसीय दौरे के दौरान ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में जनसंपर्क कर सपा प्रत्याशी के लिए करेंगे वोट अपील। कल दोपहर 12:30 पे किला मैदान में आयोजित जनसभा में आजम खान के साथ शामिल रहकर मंच से जनसभा को करेंगे संबोधित। मीडिया से बात करते हुए चंद्रशेखर आजाद सबसे पहले अपने पार्टी कार्यकर्ताओं से जुनून को संभालकर होश का प्रयोग करने की बात कही। उसके बाद मीडिया से मुखातिब होते हुए शेखर आजाद ने कहा, रामपुर विधानसभा उधर खतौली में भी मैनपुरी में भी माहौल अच्छा है। रामपुर में भी पहले से आजम खान जी मेहनत कर रहे हैं। रामपुर में जो कमी खामी इस चुनाव को जीतने में उसको पूरा करेंगे। सपा नेता आजम खान को हेट स्पीच मामले में हुई सजा के बाद रामपुर चुनाव पर असर के सवाल पर चंद्रशेखर आजाद ने कहा, जब सत्ता अहंकारी और तानाशाह हो जाए तो किसी भी निर्देश को सजा हो सकती है। मैंने तो खुद 16 महीने जेल काटी है। इसी सरकार ने मेरे ऊपर रासुका लगाई। यह दमनकारी सरकार है, लोकतंत्र की हत्यारी। चाहे बसपा हो, आजाद समाज पार्टी हो, कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, तो आप देख ही रहे हैं हालात क्या हैं। आप भी हालात देख रहे हैं कि जनतंत्र में, प्रजातंत्र में जनता के पास चुनाव का एक ऐसा अवसर होता है कि वो सरकार को सबक सिखाएं। और जो सरकार ने उनको दर्द और परेशानियां दी है और सुनवाई नहीं हो रही है, तो उस पर वोट से चोट करें। तो ये वोट की चोट और रामपुर का परिणाम इस सरकार को बताएगा कि जनता उनसे कितनी परेशान है। आजम खान साहब तो आरोप किसान परेशान है, प्रशासन पर कि वो मजदूर परेशान है, महिलाएं परेशान हैं, नौजवान परेशान हैं। कहाँ है पिछले 7वां साल जो है, 8वां साल केंद्र में और 6ठा साल जो है उत्तर प्रदेश में चल रहा है, कहाँ मिला है रोजगार? कोई भी एक भर्ती बताइए जिसमें घोटाला ना हो, जिसका पेपर लीक ना हुआ हो। और अगर भर्ती उसमें आरक्षण में घोटाला ना हुआ हो, तो इस देश में कई बार आजम जी कहते हैं कि मुसलमान होना अपराध है। मैं कहता हूं कि वंचित वर्ग में पैदा होना अपराध है, क्योंकि उनके लिए कानून के न्याय के दरवाजे सरकार ने बंद किए हैं। हमें लड़के खोलने पड़ेंगे। सर फटाफट अपना आज का कार्यक्रम बता दीजिए, कहाँ जाना है और क्या क्या करना है। ये तो यहाँ के जो हमारे गठबंधन के जिला अध्यक्ष है वही बता सकते हैं। मैं तो अब आ गया हूँ। मेरा कार्यक्रम ये है, उनका हालचाल जी बिल्कुल जाऊंगा, वो भाई हैं, उनका हालचाल भी जानूंगा। आजम करने के लिए जो मुझसे बेहतर हो सकता है वो करूंगा। चलिए बहुत बहुत। अच्छा, आजम खान रामपुर प्रशासन पर लगातार आरोप लगा रहे हैं कि उनके कार्यकर्ताओं को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। आपको लगता है आरोप गलत है? मैंने तो देखा उत्तर प्रदेश का पंचायत के अध्यक्ष का चुनाव,
किस तरह से जो है बंदूक के दम पे एमएलसी के चुनाव में जो है पर्चे नहीं भरने दिए गए। और फिर ये भाजपा का चाल चरित्र है। मैंने उत्तराखंड का भी इलेक्शन देखा, पंचायत का, जीते हुए प्रत्याशी को हरा दिया गया। जब एक दिन वीआरएस रह के अगले दिन कोई आदमी चुनाव आयुक्त बन जाता है तो समझ आता है कि सत्ता कितना बड़ा खेल कर रही है। तो आजम जी ने जो कहा है वो सत्य है। उस सत्य को बाकी काम हमारा है दुनिया के सामने, भारतवासियों के सामने, जो बड़ा संगठन हमारा है, कि बताना कि ये जो बीजेपी गुजरात में और अन्य चुनाव में जो बहुत कानून व्यवस्था के वादे करती है, उनकी सच्चाई क्या है, ये बताने के लिए हम लोग यहाँ हैं। और अब मैं आज रामपुर घूमूंगा, देखूंगा लोगों में किस तरह का माहौल है। कोई डर का माहौल है तो उनको ये विश्वास दिलाया जाएगा कि वो डरे ना। हम सब लोग उनका साथ है। अगर सरकार गोली चलाएगी तो हम गोली पहले हम खाएंगे। सरकार अगर लाठी चलाएगी तो पहले लाठी हम खाएंगे, नीले पटके वाले। उसके बाद रामपुर वासियों पे आंच आएगी। ये लड़ाई संविधान और लोकतंत्र बचाने की है। अगर ये खून से भी सींचनी पड़ी तो हम अपना खून देके भी इसको सींचेंगे। भारत की जनता का जो विश्वास है लोकतंत्र में, संविधान में, उसको बना के रखें। अच्छा, क्या चंद्रशेखर आजाद जो दलित वोटों पे खेलना है, क्या मायावती जी को कमजोर करना चाह रहा है? दलित वोटों, किसने कहा दलित वोट? जब सो जाता है सारा शहर तो जागते हैं क्राइम के सौदागर, लेकिन अब चलेगा हंटर। होगा क्राइम का पोस्टमार्टम। देखना ना भूलें खास कार्यक्रम क्राइम का पोस्टमार्टम। खबर गोंडा जनपद से है, जहां पर नवाबगंज नदीनी नगर महाविद्यालय में स्पर्धा खेल कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भाजपा केसरगंज सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह कार्यक्रम के दौरान मीडिया से बात करते हुए योग गुरु बाबा रामदेव के ऊपर निकाली अपनी भड़ास आपको बताते चले कि बाराबंकी एक निजी कार्यक्रम में केसरगंज सांसद गए थे। उस समय उन्होंने कहा था कि बाबा रामदेव के प्रोजेक्ट में गाय का देसी घी नकली बताया था, जिसको लेकर पतंजलि के निदेशक बालकृष्ण ने चेताया था कि संविधान में रहकर ही कोई बयानबाजी करे। तब संसद ने वजीरगंज ब्लॉक क्षेत्र महर्षि पतंजलि जन्मस्थली पर पहुंचकर क्षेत्र के लोगों से बातचीत की थी। वहीं मीडिया से बातचीत के दौरान कहा था कि महर्षि पतंजलि जन्मस्थल की उपेक्षा का शिकार बाबा रामदेव पर साधा निशाना की महर्षि पतंजलि के नाम पर प्रोजेक्ट बंद करे। उन्होंने कहा बाबा रामदेव को बताया मिलावटखोरों का सम्राट है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा बाबा रामदेव महर्षि पतंजलि के नाम का दुरुपयोग करते हैं। सामानों पर प्रतिबंध लगा रखा है, फिर भी ये मार्केट में बिक रहे हैं और वहाँ नहीं चल रहे। देखिए, ये मैंने जो आपको दिया है इसमें बहुत कुछ है। जैसे इन्होंने एलोपैथिक पद्धति पर सवाल उठा दिया है, कोरोना की दवाई बना दी। इन्होंने छोड़ा किसको है? डॉक्टरों ने नहीं छोड़ा, एलोपैथिक पद्धति को नहीं छोड़ा, और फिर एलोपैथिक के शरण में जा रहे हैं। क्योंकि मेरे पास समय कम है, इसलिए मैंने आपको विस्तार से दिया है, और इसीलिए दिया है कि इसको सब छापिए। सेना में पतंजलि के उत्पाद पर बैन, कतर ने पतंजलि के आयात को रोका, थाईलैंड में पतंजलि के सामान पर लगाया बैन, सिंगापुर में पतंजलि के सामानों पर लगा बैन। नाक में सरसों का तेल डालो, कोरोना से दूरी। फिर बनाया कोरोनिल, फिर बनाया मैगी। पहले कहते थे मैगी और फूड खाने से गंभीर बीमारी होती है, फिर खुद ही वही बेचने लगे। एक बड़ा आरोप ये लगा है कि ये दूसरे के उत्पादों पर अपना ब्रांड लगाकर बेच रहे हैं। बहुत, ये सत्य है, ये सत्य है। ये ज्यादातर जैसे बिस्कुट वगैरह, शहद वगैरह, ये तमाम सामान ये केवल मतलब जिसको क्या कहते हैं, मार्केटिंग नहीं, जजिया कर कह लीजिए, जैसे जजिया कर कह लीजिए। अब इनका इतना बड़ा नाम हो गया है कि आपको सामान बेचना है, आप इनका मोहर लगवा लीजिए, आमदनी का बहुत बड़ा भाग ये ले लेंगे, तो इसी को तो जजिया कर कहते हैं। मोहर जो लगा रहे हैं वो तो हमारे आपके यहाँ जो पतंजलि है उनका नाम का दोहन कर रहे हैं, और उसके बाद में भी आपसे इतना विरोध कर रहे हैं। नहीं, मैं जो है देखिए, मेरा कोई विरोध नहीं है। मैं महर्षि पतंजलि का वो सदुपयोग कर रहे हैं या दुरुपयोग कर रहे हैं, ये जिम्मा मैं देश के संतों को देता हूँ, और इसीलिए शीघ्र ही एक संतों का सम्मेलन बुलाऊंगा, और जो कम से कम 7 दिन तक चलेगा, और देश के संत फैसला लेंगे कि रामदेव को हक है कि नहीं है। अब ये आंदोलन देश के संतों के हाथ में। बहुत करीबी देखिए, ऐसा है कि 100% कोई गलत नहीं होता, 100% ना सही होता है, ना 100% गलत होता है। लेकिन इनके जो भी उत्पाद है
विशेष करके ये जो खाद्य पदार्थ है इनके, ये तो बैन होने योग्य है और या जांच करा लिया जाए तो खाने योग्य है। और अभी भारत सरकार, सारी सरकार कार्रवाई कर रही है, इसमें मैंने डिटेल दिया है, क्योंकि समय कम है इसलिए मैं आपको कहाँ तक बताऊं। अभी सेना ने भी प्रतिबंध लगाया है, इनके ऊपर 75 करोड़ का जुर्माना भी लगा है। ये बहुत बातें हैं, फिर क्या कर बताए। मुझे अब इनके गुरु थे राजीव दीक्षित, उनके पता नहीं कहाँ चले गए बेचारे। हाँ, राजीव दीक्षित का पता नहीं, शंकर देव का पता नहीं, क्या है ये सब। क्या लग रहा है कि हाँ, उनकी नोटिस का जवाब है, ये छाप दीजिए। जैसे कि आज अभी मेरे संज्ञान में आया है कि भारताज व हरियाणा आज का एक नया चैनल लॉन्च किया गया है। तो हमारी तरफ से पूरी टीम को जिन्होंने इन चैनल को लॉन्च किया है उनको मुबारक हो। व साथ साथ हमारा एक ये भी आप लोगों से गुजारिश रहेगी कि आप बिल्कुल निष्पक्ष तौर पे पत्रकारिता करेंगे, आमजन की आवाज़ है उसको सरकार तक पहुंचाना सुनिश्चित करेंगे। वह सरकार के जो भी टाइम टू टाइम प्रोग्राम है जो लॉन्च होते हैं उसको भी आमजन तक पहुंचाना सुनिश्चित करोगे। दोबारा से हम ये कहना चाहेंगे कि इससे सरकार को एक लोकतंत्र के स्तंभ के रूप में निष्पक्ष पत्रकारिता का एक नया आगाज भी होगा। मैं डॉक्टर जितेंद्र कादान, प्रिंसिपल मेडिकल ऑफिसर सिविल हॉस्पिटल जी। अमेठी में केंद्रीय मंत्री और अमेठी सांसद स्मृति ईरानी की पहल पर निवेशक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। इस दौरान केंद्रीय मंत्री और अमेठी सांसद स्मृति ईरानी ने कार्यक्रम का वर्चुअल माध्यम से शुभारंभ किया। साथ स्मृति ईरानी ने निवेशकों को संबोधित करते हुए उनसे बात भी की, साथ ही उनका हौसला बढ़ाया और निवेश में हो रही किसी भी तरीके की दिक्कत हो तो जिला प्रशासन के साथ हमसे भी बात कर सकते हैं। जो अमेठी अभी तक वीरान थी, अमेठी को इंडस्ट्रियल हब बनाने के लिए प्रधानमंत्री जी की सोच है। प्रधानमंत्री जी की सोच पहले भी प्रधानमंत्री जी ने 203 गन फैक्ट्री की शुरुआत की थी। इसके लिए हम प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देते हैं। यही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि अमेठी के विकास के लिए हम हमेशा तैयार हैं। जो भी दिक्कतें हो उन सबका खाका तैयार कीजिए, हम लोगों से बात करेंगे। इस दौरान जिलाधिकारी राकेश मिश्रा ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। साथ ही जिलाधिकारी ने बताया कि 1000 करोड़ से ज्यादा निवेशकों द्वारा अमेठी में निवेश किया जाएगा। साथ 50 से ज्यादा निवेशकों के साथ AMU के हस्ताक्षर किया गया है। इन लोगों द्वारा अमेठी में विभिन्न तरह के निवेश किए जाएंगे, जिससे अमेठी की इकोनॉमी के साथ रोजगार के भी अवसर प्राप्त होंगे। इस दौरान जिला प्रशासन के साथ अन्य विभाग के संबोधित अधिकारियों के साथ सैकड़ों निवेशक शामिल हुए थे। सर, आज अमेठी में शिखर सम्मेलन में आप लोग निवेश कितना निवेश कर रहे हैं? मेरी तरफ से, जो मेरे सहयोगियों की तरफ से, मेरी तरफ से मिला करके टोटल जो मेरा है, क्योंकि अमेठी जनपद के निर्माण में मेरी अहम भूमिका रही है और मेरी चाहत रही है कि ये जो औद्योगिक कब्रिस्तान बना हुआ है अमेठी, ये फिर से खुशहाल हो। इसी के सापेक्ष हमने 284.5 करोड़ का निवेश करने का संकल्प लिया है। किस तरह के उद्योग लगाएंगे यहाँ पे? हम डेयरी में जाएंगे, डेयरी उद्योग है, स्पाइसेस मसालों का काम करेंगे, सोलर में भी हमने निवेश करने का काम किया है। हम एथनॉल रिसोर्स सेंटर की स्थापना करेंगे, हम सोलर पार्क भी बनाने का काम करेंगे। ये हमारा प्रथम चरण का है। शेष चरण 284.4 करोड़, दूसरा जो हमारा चरण होगा वो 732 करोड़ का होगा। ये दोनों सापेक्ष को पूरा करके 1000 करोड़ का संकल्प लेकर के निवेश अमेठी में करने का काम करूँगा। ये इसको जनपद बनाने में अहम भूमिका निभाई थी, इसको पुनः अमेठी को प्रथम पंक्ति में लाने के लिए संकल्पबद्ध हूँ, उसको पूरा करूँगा। ये पिछला औद्योगिक कब्रिस्तान था। यहाँ की सांसद जो हमारी बड़ी नेता हैं देश की, आदरणीय दीदी स्मृति ईरानी जी के अपार सहयोग से, जिला प्रशासन के अपार सहयोग से, दोनों के समन्वय से, केंद्र में भी हमारी सरकार, उत्तर प्रदेश में भी हमारी सरकार जिस तरीके से अमेठी के विकास के लिए एक जमीन तैयार करने का खाका खींचा है, उसमें मैं सबका आह्वान भी करता हूं, सभी उद्यमियों का भी आह्वान करता हूं कि
युवा करके अमेठी को प्रदेश में अग्रिम पंक्ति में ले जाने का कार्य करें। धन्यवाद। सर, आज अमेठी में शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया एनिमेशन का, क्या था, कितना करोड़ यहाँ पे आए, कितने लोग? 1000 करोड़ क्रॉस कर गया है और पूरा जो टोटल इधर स्पीच में इन्वेस्टमेंट हुआ 6000 करोड़ क्रॉस कर गया। अब एमओयू हो रहे हैं, कुछ उद्यमी नहीं आ पाए हैं। इस बीच में पिछले करीब 6-8 महीनों में हमने बहुत कोशिश की है कि जो भी इंडस्ट्री की दिक्कतें हैं, इंफ्रा की दिक्कतें हैं, यूपीसीडा की दिक्कतें हैं, जिस किसी विभाग की जहाँ जहाँ दिक्कतें उनको हल किया जाए, अभियान चला करके। तो उद्यमियों की बैठक में यहाँ हम इसी के क्रम में जगदीशपुर इंडस्ट्री एरिया में बैठक भी की थी इस बात की। उसी के क्रम में जो भारत सरकार का, राज्य सरकार का आह्वान है इंडस्ट्री को बढ़ाने का। अमेठी चूँकि यहाँ पूर्वांचल में का सबसे बड़ा उद्योग का सेंटर है, तो सबसे पहले हमें लीड लेनी थी और हमने लीड लिया है। मुझे बड़ी खुशी है कि हमारे उद्यमियों ने, हमारे उद्योग विभाग ने हमें निराश नहीं किया, तो अच्छा है। तो मैं सबको शुभकामनाएं, बधाई और धन्यवाद देता हूँ, और आप सबको भी धन्यवाद देता हूँ। आप सब इतनी बड़ी संख्या में आते हैं, आप सब हमारी बातों को लोगों तक पहुँचाते हैं, इसके लिए आप सबको भी धन्यवाद। सर, अमेठी के लोगों को कितना फायदा होगा? अब उद्योग का तो ये होता है कि अगर एक उद्यम लगता है तो उसके बहुत सारे फायदे होते हैं। अगर आप ये पूछेंगे वहाँ के लोकल लोगों को नौकरी कितनी मिली, इसके बारे में कहना बहुत मुश्किल है, पर लेबर फोर्स मैक्सिमम तो स्थानीय आती है। और पर जो पैसे का मूवमेंट होता है, जो लोग वहाँ रहते हैं, जो वहाँ की अर्थव्यवस्था को फायदा होता है, बहुत बड़ा फायदा होता है जी। खबर की धड़कन समझते हैं हम, हालात की संजीदगी जानते हैं हम। एहसास है देश और दुनिया देख रही है हमें। जिम्मेदारी जितनी शासन की, उतनी आम हिंदुस्तानी की, क्योंकि हम हैं भारत आज सबसे आगे। खबर उन्नाव से है, जहां सिद्धार्थ शंकर मीना पुलिस अधीक्षक उन्नाव की अध्यक्षता में आज जागरूकता अभियान का समापन समारोह यातायात कार्यालय में आयोजित हुआ। इस कार्यक्रम का आयोजन यातायात प्रभारी अरविंद पांडे द्वारा किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि रहे पुलिस अधीक्षक व विशिष्ट अतिथि के रूप में शशि शेखर सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक आशुतोष कुमार, क्षेत्राधिकारी नगर दीपक कुमार सिंह, क्षेत्राधिकारी हसनगंज को पुष्प गुच्छ देकर स्वागत किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत पेट्रियोट इंटर कॉलेज की छात्राओं द्वारा सरस्वती वंदना नृत्य के माध्यम से की गई। कार्यक्रम में किंगसन इंटर कॉलेज के छात्र छात्राओं द्वारा नुक्कड़ नाटक का आयोजन भी किया गया तथा छात्राओं द्वारा यातायात जागरूकता पर एक जागरूकता गीत भी गाया गया। पुलिस अधीक्षक की यातायात माह के दौरान सराहनीय कार्य करने वाले पुलिसकर्मियों को प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। देखिए, हर वर्ष की भांति महानवंबर को यातायात माह के रूप में उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा मनाया जाता है। इस कार्यक्रम में पूरे 30 दिन कोई न कोई यातायात के संबंध में जागरूकता कार्यक्रम किया जाता है। उसके क्रम में चालान की कार्रवाई, एनफोर्समेंट की अदर कार्रवाई, अवैध पार्किंग हटाना और जो भी नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं उनकी कार्रवाई, साथ ही साथ जागरूकता भी इसका महत्वपूर्ण पहलू है। इसके लिए विभिन्न स्कूलों में जाके जो छात्र वहाँ पढ़ रहे हैं उनको जागरूक किया गया और उनके माध्यम से विभिन्न प्रस्तुतियाँ देके, जैसे कि नाट्य रूपांतरण करके और प्रस्तुतियाँ देके, नृत्य, जिससे कि एक सोसाइटी में पॉजिटिव मैसेज जा सके कि किस प्रकार से अगर हम यातायात नियमों का पालन करेंगे तो हम सुरक्षित रह सकें। इन सभी कार्यक्रमों का आयोजन इस पूरे माह में किया गया और आज यातायात माह के समापन समारोह के दिवस पे भी जिन्होंने उत्कृष्ट कार्य किए हैं, चाहे जो हमारे साथ जुड़े हुए स्कूल हों और संस्थाएँ हों, हमारे खुद का स्टाफ हो, जो भी उल्लेखनीय कार्य किया गया है उनको सम्मानित किया गया और उनको रिकॉग्नाइज किया गया है। और उम्मीद करते हैं कि इससे कुछ सुधार आएगा। पूर्व की अपेक्षा में हम अच्छा कार्य आगे करेंगे और हमें इसी तरीके से मीडिया और जनता का सहयोग भी उसमें मिलता रहेगा। सर, कुल कितना राजस्व आया है, कितने चालान? देखिए, चालान मोर देन 45,000 चालान इस साल ट्रैफिक पुलिस ने किए हैं। पूरे वर्ष में इतने चालान किए गए और उसके अब चालान को और उसको स्पीड अप किया जा रहा है कि जो यातायात उल्लंघन कर रहे हैं और उसको बढ़ाया जाए। खबर गोंडा जनपद से है, जहां पर मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत गोंडा रॉयल पैलेस होटल में आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भाजपा सांसद कृति वर्धन सिंह उर्फ राजा भैया, गोंडा डीएम डॉक्टर उज्जवल कुमार, सीडीओ गौरव कुमार मंच से 5 वर वधू जोड़े को उपहार देकर दिया आशीर्वाद। पंडित ने हिंदू रीति रिवाज के माध्यम से वैदिक मंत्र उच्चारण करके दूल्हा दुल्हन के साथ फेरे करवाए।
आशीर्वाद पंडित ने हिंदू रीति रिवाज के माध्यम से वैदिक मंत्र उच्चारण करके दूल्हा दुल्हन के साथ फेरे करवाए। शादी हुई संपन्न और सामूहिक शादी में लड़की लड़के के परिवार भोजन के लिए पंडाल में भोजन को लेकर मची अफरा तफरी। बहुत लोगों ने अव्यवस्था के बीच भोजन नहीं कर पाए। 16 ब्लॉक के अधिकारी कर्मचारी सामूहिक विवाह कार्यक्रम में लगाए गए। जिला समाज कल्याण विभाग द्वारा मुख्यमंत्री सामूहिक शादी योजना के तहत 300 वर वधू जोड़े का रजिस्ट्रेशन कराया गया था, जिसमें लगभग 280 जोड़े शादी कराया गया। वहीं अल्पसंख्यक विभाग से 17 वर वधू जोड़े ने शादी मुस्लिम रीति रिवाज से मौलाना से निकाह कबूल करवाया। सबको शादी का प्रमाण पत्र दिया गया। शादी हो रही है, आपको बताएं कितने जोड़े 5 साल में शादी में शामिल हुए। यहाँ बहुत खुशी की बात है कि 257 जोड़े यहाँ शामिल हुए हैं। ये प्रदेश सरकार द्वारा गरीब परिवारों के लिए सामूहिक कार्यक्रम चलाया जा रहा है और कुल मिला के 51,000 रुपए का एक एक जोड़े को लाभ मिल रहा है। ये कितने लक्ष्य था यहाँ शादी में? देखिए, लक्ष्य तो हम लोगों के सरकार का है कि कोई भी गरीब परिवार जितने भी हैं सबके यहाँ अगर शादी विवाह का कार्यक्रम हो तो उसमें सरकार कुछ ना कुछ सहायता कर दे। लक्ष्य हम लोगों का बहुत बड़ा है और इस लक्ष्य की पूर्ति के तो हम लोग बढ़ रहे हैं। आज जैसा कि हमने बताया 257 यहाँ जोड़ों की आज शादी है। समुदाय के भी लोग हैं। मुस्लिम समुदाय के हमारे ख्याल से 17 जोड़े मुस्लिम समुदाय के। यूपी के जनपद बिजनौर में आज पुलिस विभाग द्वारा नवंबर यातायात माह का संपन्न किया गया। इस मौके पर डीएम और एसपी मौजूद रहे। सड़क सुरक्षा को देखते हुए लगातार बढ़ते हादसे को लेकर डीएम उमेश मिश्रा ने आदेश दिया है कि बिना हेलमेट वाले किसी भी पेट्रोल पंप से नहीं मिलेगा पेट्रोल। वहीं एसपी ने कहा है कि जिले में अगले 15 दिन हेलमेट को लेकर चलेगा सघन चेकिंग अभियान। बिना हेलमेट वाले 2 पहिया वाहन चालकों पर होगी कठोर कार्रवाई। नवंबर माह में कुल 26,880 वाहनों के चालान किए गए। वहीं नियमों का उल्लंघन करने वाले से 42,36,060 समन शुल्क वसूला गया। वहीं 95 वाहनों को सीज किया गया। एनफोर्समेंट किया और आगे भी ये मिशन जारी रहेगा। यातायात माह जो प्रत्येक वर्ष परंपरा से मनाया जाता है, आज हम उसके समापन के साथ ये शपथ लेते हैं, ये संकल्प लेते हैं हम सभी कि हम यातायात नियमों का पालन करेंगे। और पुलिस अधीक्षक के रूप में मैं संकल्प लेता हूं कि एनफोर्समेंट की कार्रवाई को और दृढ़तर बनाऊंगा। धन्यवाद। जब सो जाता है सारा शहर तो जागते हैं क्राइम के सौदागर, लेकिन अब चलेगा हंटर। होगा क्राइम का पोस्टमार्टम। देखना ना भूलें खास कार्यक्रम क्राइम का पोस्टमार्टम। बांदा जनपद के बबेरू कस्बे पर अवैध रूप से चल रहे न्यू एकता नर्सिंग होम के कुछ लोगों के द्वारा उच्च अधिकारियों से शिकायत किया था, जिसके द्वारा अपर सीएमओ और बबेरू सीएचसी अधीक्षक के द्वारा न्यू एकता नर्सिंग होम का औचक निरीक्षण किया गया, जिसमें नर्सिंग होम पर न तो कोई डॉक्टर पाया गया और न ही नर्सिंग होम का रजिस्ट्रेशन था। नर्सिंग होम को स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के द्वारा कार्रवाई कर सीज कर दिया गया है। बबेरू कस्बे के ओगासी रोड स्थित न्यू एकता नर्सिंग होम का लोगों की शिकायत अपर सीएमओ डॉक्टर मनोज कौशिक, बबेरू सीएचपी अधीक्षक डॉक्टर ऋषिकेश सिंह के साथ फर्जी तरीके से चल रहे नर्सिंग होम पर पहुंचकर औचक निरीक्षण किया गया, जिसमें सीएचसी अधीक्षक के द्वारा बताया गया कि इस नर्सिंग होम के खिलाफ राज्य महिला आयोग में शिकायत हुई थी, जिसके बाद मंगलवार को न्यू एकता नर्सिंग होम एवं एकता आयुर्वेदिक नर्सिंग होम में नाम से चल रहा था, जिसका निरीक्षण किया गया है। और निरीक्षण के दौरान आईपीडी में 14 से 15 मरीज भर्ती पाए गए। वहीं नर्सिंग होम पर कोई डॉक्टर भी नहीं मिला और न ही नर्सिंग होम का कोई रजिस्ट्रेशन पाया गया और नर्सिंग होम के अंदर फर्जी तरीके से मेडिकल स्टोर भी पाया गया है, जिसके बाद अपर सीएमओ के निर्देश पर फर्जी तरीके से चल रहे नर्सिंग होम पर कार्रवाई करते हुए सीज कर दिया गया है। जी डॉक्टर साहब, यहाँ बबेरू कस्बे में नर्सिंग होम में कार्रवाई हुई है, किस प्रकार की है, क्या है पूरा मामला? जी, आज ये अवगासी रोड पर न्यू एकता नर्सिंग होम की शिकायत राज्य महिला आयोग में थी। उसी के क्रम में आज एडिशनल सीएमओ डॉक्टर मनोज कौशिक सर और मेरे द्वारा औचक निरीक्षण किया गया, तो उसमें पाया गया कि वहाँ पे भी मरीजों का इलाज चल रहा था। 14 से 15 मरीज भर्ती पाए गए आईपीडी में और उनका रजिस्ट्रेशन भी निरस्त हो चुका था और वहाँ डॉक्टर कोई भी नहीं उपलब्ध पाए गए। मेडिकल स्टोर भी था क्या अंदर? हाँ जी, एक मेडिकल स्टोर भी था, तो जिसकी वजह से उसको सीज कर दिया गया है आज 2:45 पे।
बांदा में एमएलसी बागीश पाठक के द्वारा किया गया प्रधान और क्षेत्र पंचायत सदस्य को सम्मानित। बताते चले कि ब्लॉक परिसर में एमएलसी बागीश पाठक के द्वारा सम्मानित समारोह का प्रोग्राम रखा गया, जिसमें बागीश पाठक की अनुपस्थिति में उनके पिताजी प्रेम स्वरूप पाठक, पूर्व विधायक भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष के द्वारा इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें भाजपा जिला उपाध्यक्ष शारद तेंदु पाठक व दहेगांव ब्लॉक प्रमुख नीलम गुप्ता, ब्लॉक प्रमुख पति और जिला उपाध्यक्ष सुभाष चंद्र गुप्ता और नरेश चंद्र गुप्ता, प्रधान जी अमित गुप्ता, क्षेत्र पंचायत सदस्य नमित गुप्ता और तमाम ही क्षेत्र के प्रधान और क्षेत्र पंचायत सदस्य मौजूद रहे और सम्मान समारोह में बैग का वितरण किया गया। जलपान का भी प्रबंध किया गया, जिसमें ब्लॉक दहगवा वीडियो सुरेश चंद्र गुप्ता के द्वारा बताया गया कि जेंडर योजना के अंतर्गत महिलाओं को 100% आगे बढ़ाया जाएगा, क्योंकि लोग महिला को कमजोर और लाचार न समझे। इसी क्रम में ब्लॉक के समस्त स्टाफ और प्रधान क्षेत्र पंचायत सदस्य के द्वारा पाठक जी बड़े जोर शोर के साथ स्वागत किया गया। ऐसी और खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए हमसे और देखते रहिए उत्तर प्रदेश आज। खास खबर हो या सवाल आपका, हम आपको दिखाएंगे विश्वसनीय खबर। इसीलिए हमारे सभी पेजों को कर लीजिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, ताकि हर खबर पहुंचे आप तक सबसे पहले। खबर की धड़कन समझते हैं हम, हालात की संजीदगी जानते हैं हम। एहसास है देश और दुनिया देख रही है हमें। जिम्मेदारी जितनी शासन की, उतनी आम हिंदुस्तानी की, क्योंकि हम हैं भारत आज सबसे आगे।